हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्काइफा या साइकॉन के स्केलेटन सिस्टम के बारे में और समझेंगे उसके अंदर अलग अलग टाइप के फिजियोलॉजी के बारे में। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। इन सभी चीजों को हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपने पुरानी वीडियोस को जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आई अर्ज कि एक बार जाके जरूर देख लीजिए सो दैट कि आज के लेक्चर का जो लिंक है आप इजीली स्टैब्लिश कर पाए। अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कर लीजिए। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर और समझेंगे स्काइफा या साइकॉन के स्केलेटन सिस्टम के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर जाएंगे तो अब आपको सारे लेक्चर टॉपिक वाइज बेसिस पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक बार जाके आप इसको एप्लीकेशन पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर और समझते हैं स्काइफा के स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अब इसके स्केलेटन सिस्टम को समझने से पहले आपको एक बार पुराने लेक्चर को रिकॉल करना होगा, क्योंकि वहां पर आपको मैंने लेयर्स बताया था कि जो पॉरीफेरा होता है, जो स्पॉन्जेस होता है, उसके बॉडी के अंदर आपको 3 लेयर्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो सबसे आउटर लेयर है आपका, जो सबसे आउटर लेयर होगा उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था पिनेकोडर्म लेयर। उसको क्या नाम दिया था? पिनेकोडर्म लेयर नाम दिया था इसको हमने। ठीक है, उसके जस्ट अंदर वाला, उसके जस्ट अंदर एक आपको ए सेलुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यानी ये कोई सेल से बना हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता, बट एक प्रोटीनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और ये जो प्रोटीनियस मैट्रिक्स आपको दिख रहा है अंदर की तरफ, इस मैट्रिक्स को, ये प्रोटीनियस नेचर का होता है। ये कैसा होता है? प्रोटीनियस नेचर का, इसको बोल सकते हैं मैट्रिक्स, प्रोटीनियस मैट्रिक्स। और इसको हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं मीजनकाइम। इसको क्या बोलते हैं? मीजनकाइम बोलते हैं। ठीक है, और सबसे अंदर वाली जो सबसे इनर लेयर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो लेयर आपकी फ्लैजिलेटेड लेयर होती है। ये जो अंदर वाली लेयर है ये लेयर फ्लैजिलेटेड लेयर होती है और इस लेयर को हम नाम देते हैं क्वानोडर्म लेयर। इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे क्वानोडर्म लेयर। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं एक स्पॉन्ज के बॉडी का टीएस काट के देखता हूं या इसका वर्टिकल सेक्शन लेता हूं तो मुझे ये 3 लेयर्स देखने को मिल जाएगा। एक होगा आपका पिनेकोडर्म लेयर, सबसे अंदर वाला होगा क्वानोडर्म या फ्लैजिलेटेड लेयर, और बीच में ए सेलुलर या प्रोटीनियस मैट्रिक्स का बना हुआ मीजनकाइम। ठीक है, अब हम समझेंगे कि इसका स्केलेटन बेसिकली बनता कैसे है और उसको बनाने के लिए कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो तीनों लेयर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन उन स्पाइक्यूल्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो जनरली अगर हम पॉरीफेरा या स्काइफा या साइकॉन की बात करें तो यहां पर जो उसका स्केलेटन है, ठीक है, उसका स्केलेटन का जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन एक स्पेशल टाइप के सेल से होता है जो कि बाद में जाके स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्पाइक्यूल्स का मतलब है कांटे जैसे संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हम समझेंगे किस तरीके से इन स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और ये जो पॉरीफेरा है इसके अंदर कौन कौन से टाइप के स्पाइक्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान देंगे, ये जो लेयर है आपका, जो सेंटर वाला, जो मिड वाला जो लेयर है जिसको अभी हमने नाम दिया मीजनकाइम, इस मीजनकाइम के अंदर ही, ये जो मीजनकाइम है इसके अंदर ही आपके स्पाइक्यूल्स या स्केलेटन एम्बेडेड होते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो पॉरीफेरा है या जो स्काइफा है उसका जो स्केलेटन है वो सेंट्रल लेयर या जो मीजनकाइम है उसके अंदर एम्बेडेड होता है, उसके अंदर धसा हुआ होता है। यानी जो एग्जैक्ट इसका स्पाइक्यूल्स होगा वो कहां पर प्रेजेंट होगा? इस मीजनकाइम लेयर पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब ये लेयर बनता कैसे है, स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, उसको पहले हम समझ लेते हैं, फिर देन क्या है पीपीटी की मदद से सारी चीजों को डिटेल कर लेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, ये जो आपका पिनेकोडर्म लेयर है, इस पिनेकोडर्म लेयर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इस पिनेकोडर्म लेयर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अंदर वाला जो होगा उसको हम बोलते हैं एंडो पिनेकोडर्म लेयर, पिनेकोडर्म लेयर, और जो बाहर की साइड होगा, जो बाहर वाला लेयर होगा उसको बोलेंगे
पिनेकोडर्म लेयर, ये नाम याद रखेंगे आप, ठीक है। अब ये जो एक्सोपिनेकोडर्म लेयर है, ये लेयर हमारे लिए बहुत काम का है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्सोपिनेकोडर्म लेयर है, इसी एक्सोपिनेकोडर्म लेयर के अंदर एक अमीबोसाइट्स होता है। यूजुअली आपको ध्यान रखना है कि पॉरीफेरा के अंदर जितने भी सेल्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अमीबोसाइट सेल्स के मॉडिफिकेशन या स्पेशली बोले तो आर्कियोसाइट्स के मॉडिफिकेशन की वजह से होता है, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, ये जो एक्सोपिनेकोडर्म लेयर है, इसके अंदर एक अमीबोसाइट अपने आप को स्पेशलाइज कर लेगा और स्पेशलाइज करके एक स्पेशल सेल का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम नाम देते हैं स्क्लेरोब्लास्ट सेल, जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल। अब ये जो स्क्लेरोब्लास्ट है, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या होगा। स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स का काम क्या होता है, ये स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये क्या किस में हेल्प करता है, स्पाइक्यूल्स फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज अभी हमें ध्यान रखनी है। तो अभी हमने क्या क्या चीज पढ़ा है, एक बार मैं सब सारी चीजों को समअप कर देता हूं, देन उसके बाद पीपीटी की मदद से इसको समझेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि जो हमारा पॉरीफेरा या जो स्काइफा है, उसके अंदर हमें 3 लेयर देखने को मिल जाता है। आउटर पिनाकोडर्म, बीच में क्या है, मैट्रिक्स मिलेगा जिसको मीजनकाइम बोलेंगे, और जो एक्सोस्केलेटन या जो बेसिकली जो स्केलेटन है स्काइफा का, वो पूरा का पूरा इसके अंदर ही एम्बेडेड होता है, इसी में धसा हुआ होता है। अंदर वाली लेयर फ्लैजिलेटेड होती है जिसको क्वानोडर्म लेयर बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पिनेकोडर्म है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जो अंदर की तरफ होता है उसको हम एंडोपिनेकोडर्म लेयर बोलेंगे, जो बाहर की तरफ है उसको हम एक्सोपिनेकोडर्म लेयर बोलेंगे। अब ये जो एक्सोपिनेकोडर्म लेयर है, इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड अमीबोसाइट सेल्स होते हैं, और उन स्पेशलाइज्ड अमीबोसाइट सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं। अब ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है, आगे जाके डिफरेंशिएट होके स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके पॉरीफेरा या जो स्काइफा है, इसके अंदर आपको 2 तरीके के स्पाइक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर आपको 2 टाइप के स्पाइक्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। एक होता है मोनोएक्सॉन, एक होगा आपका मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल, और एक होता है आपका टेट्राएक्सॉन। अब ये मोनोएक्सॉन टेट्राएक्सॉन क्या होता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में डिटेल करेंगे, ठीक है। सो ध्यान रखना है कि स्काइफा की बॉडी या स्काइफा का एंडोस्केलेटन बनाने में मोनोएक्सॉन और टेट्राएक्सॉन स्पाइक्यूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यानी इन्हीं स्पाइक्यूल्स की मदद से पूरा का पूरा जो स्केलेटन है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब हमने इतनी चीजें पढ़ी हैं, अब इसको क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से हम समझ लेते हैं। और इस पीपीटी को आप हमारे एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कुछ किसी भी तरीके की जानकारी की जरूरत है तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इतनी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं। तो जनरली क्या है कि अगर हम स्केलेटन की बात करें तो जो स्केलेटन है वो कहां पर एम्बेडेड होता है, वो आपका मीजनकाइम में एम्बेडेड होता है। और ये आप देखेंगे कि इनका जो स्केलेटन है वो कैसा होता है, लार्ज नंबर में होता है, और उसके अंदर माइन्यूट क्रिस्टलाइन कैल्केरियस बॉडीज प्रेजेंट होती है, जिसको स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि स्काइफा का जो स्केलेटन है उसको बनाने के लिए लार्ज नंबर में स्पाइक्यूल्स या कांटों की जरूरत पड़ती है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज कि ये जितने भी स्पाइक्यूल्स है ये एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये बेसिकली इनका मेन फंक्शन क्या होगा कि ये जो स्काइफा है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। ये चीज आप उसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो स्काइफा के अंदर जो स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पाइक्यूल्स को हम यहां पर मेगा स्क्लेरीज बोलते हैं, ठीक है। मेगा स्क्लेरीज का मतलब क्या होता है, लार्ज स्पाइक्यूल्स, ठीक है। सो स्काइफा या पॉरीफेरा के अंदर पाए जाने वाला जो स्पाइक्यूल्स है, जो कांटे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, मेगा स्क्लेरीज बोलेंगे। ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके का जो स्पाइक्यूल्स है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया कि स्काइफा के अंदर आपको या साइकॉन के अंदर आपको मोनोएक्सॉन
और टेट्राएक्सॉन स्पाइक्यूल्स का फॉर्मेशन या ये स्पाइक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। मोनोएक्सॉन का मतलब क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज करो जब भी स्पाइक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो उसके अंदर एक बेस बनता है। सबसे पहले क्या बनता है, एक बेस बनता है। अगर उस बेस से एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से एक रे का फॉर्मेशन हो, इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में एक रे का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं मोनोएक्सॉन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल। ठीक है, उसके अलावा जो मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल है वो दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, अगर सपोज करो बेस से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रे का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिरेडिएट। इसको क्या बोलेंगे, यूनिरेडिएट। यूनिरेडिएट या इसको मोनोएक्टिनल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, एक ही डायरेक्शन में है इसलिए इसको बोलेंगे यूनिरेडिएट। लेकिन अगर सपोज करो कि यहां पर ये बेस है और बेस से दो डायरेक्शन में इस तरीके से स्पाइक्यूल निकल रहे हैं या इस तरीके से रेज निकल रहे हैं, यानी बेस से दो डायरेक्शन में इस तरीके से रेज निकलेंगे तो अभी भी ये क्या हो जाएगा, मोनोएक्सॉन होगा। अभी भी ये मोनोएक्सॉन होगा, लेकिन यहां पर रे दो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए इसको डाइएक्टिन बोला जाएगा या डाइएक्टिनल बोला जाएगा या इसको डाइरेडिएट भी बोला जा सकता है। इसको क्या बोला जाएगा, डाइरेडिएट, यानी दो डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है, दो डायरेक्शन में फैल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, डाइरेडिएट बोलेंगे। ठीक है, सो ध्यान रखना है स्काइफा या साइकॉन के अंदर जो मोनोएक्टिनल या फिर बात करें जो मोनोएक्सॉन है वो दो तरीके के आपको देखने को मिल सकते हैं। एक तो हो सकता है कि एक ही डायरेक्शन में रेडिएट करे, तो जब एक ही डायरेक्शन में रेडिएट करेगा तो ये मोनोएक्सॉन होगा, यूनिरेडिएट टाइप का। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो दो डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है तो ये क्या होगा, मोनोएक्सॉन होगा, लेकिन ये डाइरेडिएट टाइप का होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट टेट्राएक्सॉन की बात करें तो टेट्राएक्सॉन में क्या होगा, इस तरीके से आप ध्यान रखो। टेट्राएक्सॉन में एक बेस होगा और इस बेस से चारों डायरेक्शन में, ये जो चारों डायरेक्शन में इस तरीके से रेज निकलते हैं, इस तरीके से चारों डायरेक्शन में रेज निकलेंगे, इसलिए इसको टेट्राक्लाइन या टेट्रारेडिएट भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और चार रेज निकल रहे हैं इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, ये कि टेट्राएक्सॉन टाइप का स्पाइक्यूल्स है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इस टेट्राएक्सॉन स्पाइक्यूल में से अगर कोई भी एक रे टूट जाता है तो टूटने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राइरेडिएट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि तीन यहां पर तीन रेज बनेंगे। अगर गलती से इसमें से कोई भी एक रे डैमेज हो जाए, टूट जाए, तो बेसिकली क्या होगा, ट्राइरेडिएट बन जाएगा। ठीक है, और ट्राइरेडिएट भी अगर हम बात करें कि जो ये पर्टिकुलर आपका स्काइफा है उसके अंदर जो ट्राइरेडिएट होता है वो कैसा होता है, टी शेप का होता है। वो कैसा होगा, टी शेप का होगा। ऑल्दो वो होगा कैसा, टेट्राएक्सॉन, लेकिन उसका एक स्पाइक्यूल टूट चुका होता है जिसकी वजह से वो क्या है, टी शेप के टेट्राएक्सॉन या ट्राइएक्सॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको इसके बारे में अच्छे से याद रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि ये जो स्काइफा है, इस स्काइफा के अंदर पाए जाने वाला जो स्पाइक्यूल्स है वो दो तरीके का होता है। एक होगा मोनोएक्सॉन, दूसरा क्या होगा, टेट्राएक्सॉन। मोनोएक्सॉन के दो पार्ट हो सकते हैं। टेट्राएक्सॉन में भी अगर एक सपोज करो उसका रे टूट जाएगा तो ट्राइरेडिएट में कन्वर्ट हो जाता है और वो टी शेप का होगा या सजाइटल शेप का होता है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। या इवन हम इसको वाई शेप भी बोल देते हैं, कभी कभी हमें वाई शेप भी मिल जाता है। ठीक है, और ये कब बनेगा, जब एक रे टेट्रारेडिएट का एक रे जब टूट जाएगा, जब टेट्रारेडिएट का एक रे टूट जाता है तब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो दोनों एक्सॉन है आपके, जो दोनों स्पाइक्यूल्स है, ये मीजनकाइम वाली लेयर के अंदर धसे हुए होते हैं, वहां पर ये एम्बेडेड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको यहां तक की चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो मोनोएक्सॉन स्पाइक्यूल है इसको अभी हमने डिटेल कर ही लिया है, तो एक बार फटाफट कर लेते हैं। तो यूजुअली क्या है, ये यूनिरेडिएट होगा। यूनिरेडिएट का मतलब कि यहां पर बेस से जो रेज है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब कि ये मैंने बेस बनाया और इस तरीके से सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तब इसको हम यूनिरेडिएट या इसको मोनोएक्टिनल बोला जा सकता है। अगर सपोज करो दोनों डायरेक्शन में बेस से रेडिएट हो रहा है तो इसको डाइएक्टिनल या इसको डाइरेडिएट या बाइरेडिएट भी बोल सकते हैं, डिपेंडिंग कि यहाँ पर जो एक्सिस है या जो रेज है वो किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं। चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनरली अगर हम इसके शेप की बात करें तो इस सिलेंडर शेप का होता है, स्ट्रेट हो सकता है और बिल्कुल निडल के जैसा होता है। ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टेट्राएक्सॉन की बात करें तो टेट्राएक्सॉन में क्या होगा, इस तरीके से
4 रेज निकलते हैं यानी टेट्रा रेडिएट होगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 4 रेज निकलता है, लेकिन ये जो चारों रेज है वो एक ही प्लेन में नहीं होते, चारों रेज अलग अलग प्लेन में आपको देखने को मिलेगा। मींस कि एक एक्स प्लेन में है, एक वाई प्लेन में है, एक जी प्लेन में है, इस तरीके से प्लेन इनका अलग अलग हो जाता है, ध्यान रखना है। और अगर सपोज करो टेट्रा रेडिएट से अगर एक रे खत्म हो जाता है, टूट जाता है, तो उस केस में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्राई रेडिएट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि यहां पर स्काइफा के अंदर बहुत कॉमनली हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो ट्राई रेडिएट जब बनेगा तो इसका जो शेप है उसका शेप कैसा होता है आपका, या तो सजाइटल हो सकता है, वाई शेप हो सकता है, या टी शेप का हो सकता है। ये चीज अभी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं ये जो टेट्राएक्सॉन स्पाइक्यूल्स है। ठीक है, ये जो टेट्राएक्सॉन स्पाइक्यूल्स है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जनरली जितने भी ये टेट्राएक्सॉन स्पाइक्यूल्स हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के, या इसको आप CaCO3 बोल सकते हो। ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं प्राइमरली। ठीक है, लेकिन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा भी इसके अंदर दूसरी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे कि मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम हो गया, वाटर हो गया, और इस यानी कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा ये सारी चीजें और भी आपको इनके अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट के अलावा क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, सोडियम हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें भी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो स्पाइक्यूल्स है इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, यानी ये अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि जो एंडोस्केलेटन का फॉर्मेशन कर रहा है वो स्पाइक्यूल्स कर रहा है। ठीक है, अब ये स्पाइक्यूल्स बनेंगे कैसे उसको समझते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपके लिए बना देता हूँ, फ्लो चार्ट के बाद हम इस सारी चीजों को एक बार पीपीटी की मदद से भी समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज अभी मैंने आपको बताया कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म। उसको क्या बोलेंगे, पिनेकोडर्म। पिनेकोडर्म का जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एक्सोपिनेकोडर्म। इसको क्या बोलेंगे, एक्सोपिनेकोडर्म। ठीक है, अब इस एक्सोपिनेकोडर्म में से कुछ अमीबोसाइट सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, और स्पेशलाइज्ड होने के बाद वो बेसिकली क्या कर लेते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अब ये जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स है इसी को हम प्रिकर्सर सेल बोलते हैं, या इन्हीं सेल से क्या है आगे जाके पूरा स्पाइक्यूल्स बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करो कि मैं मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल बना रहा हूं, तो मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल स्क्लेरोब्लास्ट सेल से कैसे बनेगा। ठीक है, तो अभी हम किसको बना रहे हैं, मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं। तो अब होगा क्या, जब भी स्क्लेरोब्लास्ट को मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल बनाना होता है तो स्क्लेरोब्लास्ट क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम स्क्लेरोसाइट्स बोलते हैं, जिनको क्या बोलेंगे, इसको बोला जाएगा स्क्लेरोसाइट्स। स्क्लेरोसाइट, दो स्क्लेरोसाइट्स बनेंगे। अब ये जो दोनों स्क्लेरोसाइट्स हैं ये आगे जाके अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, ये आगे जाके अलग अलग सेल का फॉर्मेशन करेंगे, जहां पर ये जो पहला स्क्लेरोसाइट है ये आपका थिकनर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेगा, थिकनर सेल्स। ठीक है, और ये जो दूसरा है इसका होता है, ये बनाता है आपका फाउंडर सेल, ये आपका फाउंडर सेल का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो फाउंडर सेल है, फाउंडर सेल आपके एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो फाउंडर सेल है, फाउंडर सेल आपके एक्सिस पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, फाउंडर सेल एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, और जो थिकनर सेल है वो बिल्कुल पेरिफेरी पे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल बाहर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब होगा क्या, इन दोनों का क्या क्या काम होता है उसको समझते हैं। ये जो थिकनर सेल है, थिकनर सेल का काम होता है कि ये जो रे बन रही है यहाँ पे, जैसे ट्राई रेडिएट में बेसिकली 4 रे बनी है। ठीक है, तो उन चारों रे को इलोंगेट करने का काम किसका होता है, थिकनर सेल का काम होता है। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होगा, ये करेगा इलोंगेट्स द रेज, ये रेज को इलोंगेट करने का काम करता है। और जो फाउंडर सेल है वो समवॉट एक्सिस का फॉर्मेशन करता है, या एक्सिस पर प्रेजेंट होगा। एक चीज ध्यान रखना है, ये कहां प्रेजेंट होता है, आपके एक्सिस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो इस तरीके से
एक मतलब मोनो एक्सॉन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मोनो एक्सॉन के केस में एक स्क्लेरोब्लास्ट होगा, दो स्क्लेरोसाइट होंगे, ठीक है। अगर उसी तरीके से हम बात करें कि मुझे टेट्रा एक्सॉन बनाना है, तो टेट्रा एक्सॉन के केस में क्या होगा, 4 स्क्लेरोब्लास्ट होगा, या फिर आप बोल सकते हो कि 8 स्क्लेरोसाइट्स होंगे, ठीक है। सेम एज अगर सपोज करो कि ट्राई एक्सॉन बनाना है, तो ट्राई एक्सॉन के केस में 3 स्क्लेरोब्लास्ट होंगे और 6 स्क्लेरोसाइट्स होंगे, यानी एक मतलब एक रेडिएट या यूनि रेडिएट बनाने के लिए 2 स्क्लेरोसाइट चाहिए होते हैं। तो उसी तरीके से अगर सपोज करो कि मुझे 4 बनाना है, तो उसके लिए 8 स्क्लेरोसाइट चाहिए होंगे, क्योंकि हर एक रे को बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, थिकनर सेल और फाउंडर सेल। थिकनर सेल एक स्क्लेरोसाइट से बनेगा और फाउंडर सेल दूसरे स्क्लेरोसाइट से बनता है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीजें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर डाउट बन रहा है, कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी चीजों को एक बार फटाफट पीपीटी की मदद से भी समझ लेते हैं, ठीक है, सो दैट कि जब भी आप पीपीटी डाउनलोड करो तो इसको आसानी से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और एक नोटिस और कि सारे लेक्चर्स हम आरएल कोडपाल को बेसिकली यूज करके बनाते हैं। तो अगर आपके पास आरएल कोडपाल है तो एक बार उससे भी जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे क्या है कि सारे डाउट, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ये भी नोट्स आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप वहां से उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो ये जो स्पाइक्यूल्स हैं वो किससे सिक्रीट होते हैं, स्पेशलाइज्ड अमीबोसाइट सेल से सिक्रीट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है मिंचिन, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स हैं वो किससे बनते हैं, एक्सोपिनेकोडर्म लेयर से बनते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। अब यहाँ पर क्या है, मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल बनाना है, तो उसके लिए मुझे 2 स्क्लेरोसाइट चाहिए, और ये दोनों स्क्लेरोसाइट कहां से मिलते हैं, स्क्लेरोब्लास्ट के डिवीजन से बनता है, ठीक है। अब ये जो आउटर स्क्लेरोसाइट है वो तो थिकनर सेल बना देगा, और जो इनर स्क्लेरोसाइट है वो फाउंडर सेल का फॉर्मेशन कर देता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। थिकनर सेल रिस्पॉन्सिबल होता है लेंथनिंग के लिए, यानी स्पाइक्यूल बेस की लेंथ उसको इलांगेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उसके अलावा ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 स्क्लेरोब्लास्ट चाहिए, या फिर आप बोल सकते हो कि 6 हमें क्या चाहिए होंगे, स्क्लेरोसाइट सेल चाहिए। तो वो चीज अभी मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट होता है, ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अब हमने स्पाइक्यूल्स तो बना दिया, अब इनका अरेंजमेंट कैसे होगा उसको समझते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें तो जितने भी स्पाइक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेसेंकाइम लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये स्काइफा है, और ये स्काइफा का ये वाला जो पार्ट है इसको बोल रहे हैं हम ऑस्कुलम। इसको क्या बोल रहे हैं, ऑस्कुलम बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊपर ऑस्कुलम होता है। उसके अलावा क्या है, बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डर्मल ऑस्टिया बोलते हैं। इस तरीके से बाकी ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये डर्मल ऑस्टिया हैं, ये आपके डर्मल ऑस्टिया हो जाएंगे, ठीक है। तब होगा क्या, जितने भी यूनि रेडिएट, जो बड़े बड़े मेगा स्क्लेरिस यूनि रेडिएट स्पाइक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर आपका जो ऑस्कुलम है, इस ऑस्कुलम के चारों तरफ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं और ऑस्कुलर फ्रिंज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये क्या करेंगे, ऑस्कुलर फ्रिंज का फॉर्मेशन कर देंगे। उसके अलावा क्या होगा, सबसे पहले सबसे बड़े बड़े, उसके बाद क्या है, छोटे छोटे अरेंज होना स्टार्ट करेंगे, और फिर बाद में जाके बॉडी के अंदर मेसेंकाइम लेयर में टेट्रा रेडिएट हो गया, जितने भी टेट्रा रेडिएट या टी शेप के जो आपके स्पाइक्यूल्स है वो अरेंज होंगे और बॉडी के ऊपर थोड़े थोड़े निकले हुए होते हैं, सो दैट कि ये बॉडी को बाहर से जो आने वाले खतरे हैं या फिर जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उससे प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमने लिखा है कि अगर हम स्काइफा की बॉडी की बात करें तो यहाँ पर जो स्पाइक्यूल्स है वो एक कैरेक्टरिस्टिक वे में अरेंज होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज कि जितने भी बड़े जो लॉन्ग मोनो एक्सॉन स्पाइक्यूल्स होते हैं वो ऑस्कुलम के चारों तरफ अरेंज होते हैं, और होने के बाद वो ऑस्कुलर फ्रिंज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन जो टी शेप के सैजिटल स्पाइक्यूल्स होते हैं वो ऑस्कुलर रिम का फॉर्मेशन करेंगे। ऑस्कुलर रिम का मतलब क्या है, इसके चारों तरफ, यानी जो ये ऑस्कुलर फ्रिंज है उसके चारों तरफ ये मतलब कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे या उसके चारों तरफ ही प्रेजेंट होंगे। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, जो शॉर्ट मोनो एक्सॉन है वो क्या होंगे, रेडियल कैनाल के पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, जिसकी वजह से इनका जो सरफेस है वो ब्रिस्टल जैसा होता है, कांटेदार हो जाता है, ठीक है।
तो जो शॉर्ट मोनो एक्सॉन है वो रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होंगे और वो वहां पर क्या करते हैं, बेसिकली ब्रिसल्स का फॉर्मेशन करते हैं। चीज आपको ध्यान रखना है। जो ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल्स होते हैं वो कहां पर अलोंग होकर कहां प्रेजेंट होते हैं, अलोंग द रेडियल कैनाल विद वन रे फेसिंग टू द आउटसाइड। यानी क्या होंगे कि ये भी जो आपके ट्राई रेडिएट कैनाल है, जो ट्राई रेडिएट स्पाइक्यूल है वो भी रेडियल कैनाल में प्रेजेंट होंगे, जिसमें से जैसे सपोज करो कि ये रेडियल कैनाल है तो ट्राई रेडिएट यहां पर इस तरीके से प्रेजेंट होगा और इसका जो एक स्पाइक्यूल है वो बाहर निकला हुआ रहेगा। चार होते हैं, चार में से एक स्पाइक्यूल इस तरीके से बाहर निकला हुआ रहता है, जिसकी वजह से जो आउटर सरफेस है वो कैसा होगा, ब्रिसल नेचर का दिखने लग जाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो तो पूरा का पूरा था आपका स्केलेटन सिस्टम की। हमने पूरा स्केलेटन पढ़ लिया कि स्केलेटन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अरेंजमेंट कैसा होता है, ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। सो आई होप आपको यहाँ तक की जो चीजें हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा पॉइंट रह गया जो आपको समझ में नहीं आया, आप सिंपली कमेंट करके पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू कमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो स्काइफा है, जो साइकॉन है, उसके बॉडी के अंदर चलने वाले अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज या अलग अलग फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो फिजियोलॉजी है वो है उसका मूवमेंट, कि ये जो आपका स्काइफा है वो किस तरीके से मूवमेंट करता है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जनरली अगर हम स्काइफा की बात करें तो जो स्काइफा या जो साइकॉन है वो ससाइल नेचर का होता है। ससाइल का मतलब कि ये लोकोमोशन नहीं कर सकता, ये क्या है, किसी सबस्ट्रेटम के साथ फिक्स रहता है, ठीक है। तो अब ये तो डायरेक्टली क्या है, ऐसा अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकता कि अभी स्काइफा यहाँ पर है, यहाँ से वो उठ के दूसरी जगह चला जाए, क्योंकि ऐसा वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन हमें देखने को नहीं मिलता। बट यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जैसा मूवमेंट देखने को मिलता है। मीन्स कि वो अगर किसी एक सबस्ट्रेटम से फिक्स है, ऑल्दो उसकी जो बॉडी है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती है, ठीक है। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमें देखने को मिलता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो इसलिए देखने को मिलता है कि जो इनका जो लेयर है पिनेकोडर्म लेयर, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पावर होती है। उसके अलावा ऑस्कुलम हो गया या डर्मल ऑस्ट्रिया हो गया, उसके चारों तरफ भी एक सेल की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम मायोसाइट सेल्स की लेयर बोलते हैं, और उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो सकता है। तो इसके अंदर हमें क्या है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, एक्चुअल लोकोमोशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, बिकॉज इनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं। ये जो स्काइफा है वो दूसरे स्पॉन्जेस के जैसा क्या है, एक प्लेस से अनदर प्लेस नहीं जा सकता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्या है, डायरेक्टली ससाइल नेचर के होते हैं, क्योंकि ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होते हैं और इनके पास किसी भी तरीके का लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इनके होल बॉडी के अंदर आपको स्लो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट देखने को मिल जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि इनका जो आउटर लेयर है जिसको पिनाकोडर्म बोलते हैं, उसके अंदर हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल पावर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा इनका जो मूवमेंट होता है वो अमीबॉइड टाइप का होता है, ये चीज आपको याद रखना है। ये यानी ये सेलुलर मूवमेंट होगा, ना कि कोई मस्कुलर मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन के लिए मैंने पूरा कंप्लीट वाटर कैनाल सिस्टम आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता ही दिया था। तो आपको मैंने बताया था कुछ इस तरीके का वाटर कैनाल सिस्टम बनता है। तो इसके अंदर हमें कौन कौन सी लेयर मिलती है, कि सबसे पहले क्या होगा कि डर्मल ऑस्टिया होता है। डर्मल ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है इस बड़े से कैनाल के अंदर, जिसको हम इनकरेंट कैनाल बोलते हैं। इनकरेंट कैनाल से यहाँ पे प्रोसोपाइल होता है, प्रोसोपाइल से रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से यहाँ से छोटा सा ओपनिंग होता है एपोपाइल, वहां से स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा, और स्पॉन्जोसील कैविटी से ऑस्कुलम की मदद से ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो वाटर का मूवमेंट कुछ इस तरीके से ही होता है, यानी डर्मल ऑस्टिया से पानी एंटर करेगा कहाँ, इनकरेंट कैनाल, इनकरेंट कैनाल से प्रोसोपाइल की मदद से वो रेडियल कैनाल में जाएगा, रेडियल कैनाल से बाहर निकलने के लिए एपोपाइल होता है, एपोपाइल से वो स्पॉन्जियोसील कैविटी में जाएगा, और उसके बाद फिर वो ऑस्कुलम की मदद से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके से वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी वाटर कैनाल सिस्टम की मदद से स्काइफा के अंदर रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, सर्कुलेशन या न्यूट्रिशन का जो काम होता है वो सारा का सारा इस वाटर कैनाल सिस्टम की मदद से ही होता है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, वाटर कैनाल सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है स्काइफा या पॉरीफेरा के केस में, ठीक है। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे।
नेक्स्ट अब बात करते हैं कि ये जो वाटर का सर्कुलेशन है, ठीक है, वाटर के सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, तो रेडियल कैनाल के अंदर जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स होते हैं, या बोल सकते हैं जो क्वानोसाइट सेल्स होते हैं, उनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, और उन फ्लैजिला के अंदर जब बीटिंग होती है, उस फ्लैजिला के बीटिंग की वजह से वाटर का जो मूवमेंट होता है वो पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। प्लस वाटर का मतलब कितना वाटर एंटर करेगा, कितना वाटर बाहर जाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो ऑस्कुलम है उसका जो ओपनिंग है वो कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये सारी चीजें किसकी मदद से होती है, क्वानोसाइट्स की मदद से होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका काम क्या होगा, मतलब वाटर बीटिंग में हेल्प करता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो जो रेट ऑफ फ्लो है वो किसकी मदद से कंट्रोल होता है, ओस्टिया और ऑस्कुलम की जो ओपनिंग है उसकी मदद से ये कंट्रोल होता है। अगर ज्यादा ओपन है तो ज्यादा पानी निकलेगा, कम ओपन है तो कम पानी निकलेगा। ये चीज आप इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर पूछा जाता है कि जो रेट ऑफ फ्लो है वो वेरी कर सकता है, ठीक है, यानी अलग अलग जगह पे जो रेट है वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे स्लोएस्ट स्पीड होती है वो आपको रेडियल कैनाल के अंदर देखने को मिलती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सभी चीजों में पार्टिसिपेट करता है, इनके लिए असेंशियल होता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो ये जो स्काइफा या साइकॉन है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो फिल्टर फीडर मैकेनिज्म के थ्रू होता है। अब ये फिल्टर फीडर मैकेनिज्म क्या होता है उसको समझते हैं। जनरली जो पानी है, पानी के अंदर जो छोटे छोटे प्लैंक्टन्स होते हैं, वो छोटे छोटे प्लैंक्टन्स क्या होगा कि पॉरीफेरा या स्काइफा की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट जो डर्मल ऑस्टिया है उसकी मदद से बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। सिर्फ ध्यान रखना है कि छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स ही अंदर एंटर कर सकते हैं, बड़े बड़े प्लैंक्टन्स मतलब अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो ये मान लेते हैं डर्मल ऑस्टिया हो गया। इस डर्मल ऑस्टिया की मदद से क्या होगा कि जो पूरा प्लैंक्टन्स है एंड वाटर है वो बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो यहाँ पे जो रेडियल कैनाल है वहां पर क्वानोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्वानोसाइट सेल्स के ऊपर कॉलर सेल्स प्रेजेंट होंगे, वहां पर फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला के मूवमेंट की वजह से पानी अंदर की तरफ मूव करेगा। अब जैसे पानी अंदर की तरफ मूव करेगा तो जो कॉलर सेल्स होते हैं, कॉलर सेल्स के ऊपर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, और वो माइक्रोविलाई क्या कर देंगे, पानी के अंदर प्रेजेंट प्लैंक्टन्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, यानी उसको मतलब फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। पानी के अंदर जो प्लैंक्टन्स है वो माइक्रोविलाई क्या कर लेते हैं, उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने के बाद अब क्या होगा, उस कॉलर सेल्स के अंदर पीछे की साइड अमीबोसाइट सेल्स होते हैं। उन अमीबोसाइट सेल्स में क्या होगा कि जो अमीबॉइड मूवमेंट की मदद से जो फूड माइक्रोविलाई के ऊपर ट्रैप है, जो पकड़ा गया है, उसको बॉडी के अंदर या अमीबोसाइट सेल्स के अंदर भेज दिया जाता है, और फिर वहां से वो फूड वैक्यूल के अंदर जाएगा, और फूड वैक्यूल के अंदर उसका डाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन पहले एसिडिक होता है, बाद में जो फूड वैक्यूल है उसका नेचर बेसिक या एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। और जब डाइजेशन हो जाता है तो डाइजेशन होने के बाद जो पूरी एनर्जी है उसको पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर क्या हो रहा है, फिल्टर फीडर मैकेनिज्म चलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसी चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार पीपीटी की मदद से समझ लेते हैं। तो स्काइफा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो फिल्टर फीडर के थ्रू होता है, और ये क्या करते हैं, स्काइफा सिर्फ माइन्यूट ऑर्गेनिज्म यानी प्लैंक्टन्स को ही खा सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब पानी क्या है, बॉडी के अंदर एंटर करेगा, किसके थ्रू, डर्मल ऑस्टिया या स्मॉल पोर्स के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। अब उनके अंदर जो फ्लैजिलेटेड चैम्बर है यानी जो रेडियल कैनाल है उसके अंदर जो कोलर सेल्स होते हैं उनमें बीटिंग की वजह से सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, और होने के बाद जो माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है कॉलर सेल्स के ऊपर, वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ही फूड का फिल्टर हो जाता है, होने के बाद क्या है, कॉलर सेल से जो अमीबॉइड मूवमेंट की वजह से जो फूड है वो फूड वैक्यूल के अंदर क्या है, इनगल्फ कर लिया जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर भेज दिया जाता है, ठीक है। अब डाइजेशन कैसे होगा कि जो फूड वैक्यूल है, फूड वैक्यूल अपना नेचर बदल लेता है। शुरुआत में एसिडिक होता है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फिर बाद में वो अपना नेचर एल्कलाइन चेंज कर लेता है, ठीक है। जब फूड का पार्शियल डाइजेशन हो जाता है तो जो अमीबोसाइट सेल्स है उसको मीसेनकाइम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो बचा कुछ वेस्ट रहता है उसको दोबारा से कहां पर, पानी के अंदर भेज दिया जाता है, और जिसकी मदद से फिर से उसको बाहर
मतलब निकाल के फेंक दिया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जनरली जो डाइजेशन है प्राइमरली कंप्लीटेड विद इन द अमीबोसाइट विच ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द डाइजेस्टेड फूड टू द अदर सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, यानी अमीबोसाइट्स के अंदर फूड डाइजेस्ट होगा और उसके बाद उसको फिर अलग अलग पार्ट में भेज दिया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। अब क्या होगा, कुछ अमीबोसाइट्स अपने आप को स्पेशलाइज कर लेते हैं और अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं थीसोसाइट सेल्स में, ठीक है, और ये जो थीसोसाइट सेल्स है ये क्या करते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा बचता है फूड उसको स्टोर करने का ये काम करते हैं। तो ये चीज आप इसके बारे में अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं रेस्पिरेशन, कि अब इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो जनरली यहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए अलग से कोई मतलब स्पेशलाइज्ड पूरा सिस्टम तो है नहीं, यहाँ पर सिंपल जो डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन की मदद से गैसेज एक्सचेंज होता है, ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है, ठीक है। सो गैसेज एक्सचेंज कैसे होगा, यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन की मदद से होगा, यानी पानी जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर होगा तो उसके अंदर जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसको बॉडी के अंदर ले लिया जाएगा और जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसको बॉडी के बाहर मतलब पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। जो ऑक्सीजन पानी के अंदर डिजॉल्व है वो सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है और उसके बाद क्या है कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन करेगा, उससे एनर्जी बनाता है और बाद बाकी जो वेस्ट है उसको दोबारा से पानी के अंदर छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब जो एटीपी बना है उस एटीपी को बेसिकली क्या है एनर्जी के तौर पे यूज कर लिया जाता है, सेल के अंदर बाकी चीजों को मेटाबोलाइज करने के लिए यूज कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पर जो एक्सक्रीशन है, एक्सक्रीशन में होगा क्या, क्योंकि ये वाटर के अंदर प्रेजेंट एनिमल है तो इसके अंदर जो प्राइमरली जो नाइट्रोजनस वेस्ट बनता है वो अमोनिया होता है, ठीक है। अब अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, ज्यादा रोल मतलब पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। अब क्योंकि यहाँ पे तो पानी का अमाउंट ही ज्यादा है, क्योंकि सारा काम पानी की मदद से ही हो रहा है, तो जो भी वेस्ट अमोनिया बनता है उसको पानी के अंदर मतलब कि छोड़ दिया जाता है और फिर वो क्या है पानी ऑस्कुलम की मदद से बॉडी के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यही लिखा है मैंने कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो लार्जली क्या होता है, अमोनिया होता है, ठीक है। उसको क्या है यहाँ पर किसी भी तरीके का स्पेशल एक्सक्रीटरी सिस्टम या टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता, यहाँ पर जो भी एक्सक्रीशन होगा वो वाटर के थ्रू ही होता है, ये चीज आपको याद रखना है। तो जो भी पानी बॉडी को बाहर छोड़ रहा होता है उसी के अंदर वेस्ट को मिला दिया जाता है और वो क्या है पानी ऑस्कुलम की मदद से बॉडी के बाहर निकल जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। जनरली ये जो आपका स्काइफा या पॉरीफेरा या साइकॉन बोलो, कुछ भी बोल सकते हो आप, तो इनके पास क्या है स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम नहीं होता। जैसे हायर ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है वैसा यहाँ पर नर्वस सिस्टम नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हर एक सेल क्या है उसके अंदर अलग अलग टाइप का आप देखेंगे कि उसके अंदर वो अलग अलग रिस्पॉन्स करता है। अलग अलग कैसे रिस्पॉन्स करता है कि वो उसके अंदर खुद से कॉन्ट्रैक्शन होता है, हर एक सेल के पास खुद से कॉन्ट्रैक्शन होता है, हर एक सेल खुद रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेल डेवलप आप देखेंगे कि नर्वस सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इनका अंदर एक सेल होता है जिसको कॉलोनसाइट सेल्स बोलते हैं। कॉलोनसाइट सेल्स का काम क्या होता है कि इनके बॉडी के अंदर जो मायोसाइट सेल्स है, जो पिनाकोडर्म लेयर है, उनको आपस में कनेक्ट करता है सो दैट की जो कॉन्ट्रैक्शंस है, जो स्टिमुलस है, उसको स्टिमुलस को क्या है पिनाकोडर्म से मायोसाइट सेल्स तक ले जाने का काम करता है, ठीक है। तो मायोसाइट्स बेसिकली क्या है ऑस्कुलम के पास प्रेजेंट होता है, ऑस्कुलम के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो पिनाकोडर्म लेयर के अंदर होने वाला जो भी स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को जैसे सपोज करो ये मायोसाइट हो गया, ये कॉलोनसाइट हो गया, ये पिनाकोडर्म हो गया, तो पिनाकोडर्म से जो भी स्टिमुलस आता है कॉलोनसाइट सेल्स उसको क्या है मायोसाइट सेल्स तक लेके जाने का काम करता है। तो इस तरीके से बहुत प्रिमिटिव टाइप का आपको एक नर्वस सिस्टम जैसा कुछ देखने को मिलता है, बट इसको हम नर्वस सिस्टम एज अ वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये लिखा है मैंने कि जो स्पॉन्जेस होते हैं इनके पास जो नर्व सेल या सेंसरी सेल नहीं होते, डिवॉइड होता है, और ये जो एनिमल है ये स्टिमुलस को एज अ यूनिफाइड तौर पे मतलब रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हर एक सेल सेंसिटिव होता है, हर एक टाइप की बेसिकली आप बोल सकते हो कि स्टिमुलस के लिए, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स होता है वो लोकलाइज्ड होता है, यानी हर एक सेल अपना जो रिस्पॉन्स है खुद ही मतलब जो जनरेट होता है वो उस पर्टिकुलर सेल तक ही रहता है, वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट
यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल सेल प्रेजेंट होता है जिसको मायोसाइट सेल्स बोलते हैं, और ये मायोसाइट सेल्स आपको डर्मल ऑस्टिया ऑस्कुलम के पास दिखता है, जिसकी वजह से जो उसकी जो ओपनिंग या क्लोजनिंग है उसको कंट्रोल किया जाता है या उसके स्टिमुलस को ये रिस्पॉन्ड करते हैं। ये चीज आपको इसके बारे में याद रखना है। तो ये लिखा है मैंने कि जो पोर होता है, जो ऑस्कुलम है, उसके चारों तरफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल सेल जिसको मायोसाइट्स बोलते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द रिस्पॉन्स, ठीक है। और उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की वजह से पानी कितना बाहर जाएगा कितना अंदर आएगा वो कंट्रोल किया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जो एबिलिटी टू कंडक्ट इम्पल्स इज वेरी स्लाइट एंड रिजल्टिंग स्लो एक्शन लाइक लाइट टच और केमिकल। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स होता है बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, ये चीज आप उसके बारे में याद रखेंगे, ठीक है। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक स्पेशल सेल होता है जिसको कॉलोनसाइट सेल्स बोलते हैं, और ये कॉलोनसाइट सेल्स क्या है, प्रिमिटिव नर्व के जैसा काम करता है। ये कॉलोनसाइट सेल किसकी तरह वर्क करेगा, प्रिमिटिव नर्व की तरह या प्रिमिटिव न्यूरॉन की तरह ये वर्क करता है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। और इसका काम क्या होगा कि जो पिनाकोसाइट से जो सिग्नल है उसको कंडक्ट करवाने का ये काम करता है, ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो स्काइफा है उससे रिलेटेड स्केलेटन और उसके फिजियोलॉजी को हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।